अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पूरी कौम की नज़रें इस ऐवान की तरफ हैं। हमसे बात करने के लिए इंडिया या अफगानिस्तान से लोग नहीं आएंगे। यहाँ इतने बड़े लोग हैं। मुस्लिम लीग नून के दोस्त, पीपल्स पार्टी और MQM के MNAs भी बैठे हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें? इस मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना है। अना के खोल से निकल सकते हैं तो अच्छी बात है। अली मोहम्मद खान ने भी मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया कि पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ लड़ने वाले एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं। PTI में ऐसी आवाज़ें मौजूद रही हैं जो मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ सियासी ज़रिए से निकालने की मुतमन्नी रही हैं। अप्रैल 2022 के बाद बहुत से वाक़यात इस जानिब इशारा करते हैं। मई 2022 में शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत मुस्ताफ़ी होकर इंतखाबात की तरफ जा रही थी। ऐलान के लिए 22 मई 2022 की तारीख चुन ली गई थी। शहबाज की तकरीर तक तैयार कर ली गई थी। आला ज़राए से बानी PTI को इस पेशरफ्त के बारे में आगाह भी किया गया। PTI के कई रहनुमाओं ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया और बानी को लॉन्ग मार्च से रोका, मगर इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इस पर नून लीग की आला क़यादत ने फैसला कर लिया कि दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया जाएगा और अब अपनी मुद्दत पूरी की जाएगी। यूं बानी PTI ने इंतखाबात का ये मौका गंवा दिया। अप्रैल मई 2023 में भी एक बार फिर मौका आया। इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती कमेटी ने PTI की कमेटी के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया। तय पाया कि चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। सितंबर के आखिर में इंतखाबात मुनक़िद हो जाएंगे। मगर ऐन मौके पर PTI टीम ने हुकूमती टीम को आगाह कर दिया वो शर्मिंदा हैं, बानी PTI नहीं मान रहे। PTI के सदर परवेज़ इलाही सरेआम इमरान खान को रोकते रहे कि सूबाई असम्बलियों को न तोड़ा जाए, इससे बानी PTI की सियासत को नुकसान होगा। बानी PTI ने इस मंझे हुए सियासतदान के मशवरे को नज़रअंदाज कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने अपनी ही हुकूमतों को तोड़कर अपनी मुश्किलात में इजाफा किया। जेल जाने के बाद PTI के कई रहनुमा मीडिया, एक्स और पार्लियामेंट के जरिए मुज़ाकरात, मुफाहमत और माकूलियत की राह अपनाने की बात करते रहे। मगर फिर इमरान खान का कोई ऐसा ट्वीट आ जाता जिसमें इल्ज़ाम तराशियों की ऐसी फहरिस्त होती जिससे मुज़ाकरात से पहले का पूरा माहौल ही मजरूह हो जाता। अब भी वज़ीर आज़म के सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बामायने मुज़ाकरात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। PTI के दूसरे दर्जे की लीडरशिप मुज़ाकरात चाहती है, मगर मसला फिर वही। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी कि मसला है क्या और क्यों। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। PTI के रहनुमा मुज़ाकरात के हामी, हुकूमत भी राजी। क्या मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट खुद बानी PTI ही हैं? इफ्तिखार साहब, एक हफ्ते से मुज़ाकरात का डोल डाला हुआ है। PTI के रहनुमा जो हैं वो कहते हैं मुज़ाकरात करने हैं, आए मुज़ाकरात करें, दरवाजे खुले हुए हैं। कोई एक बयान आता है, फिर दूसरा आता है, फिर कभी रहनुमाओं के आपस के बयानात नहीं मिलते, फिर बानी PTI के कोई ना कोई ट्वीट्स आ जाते हैं। क्या बड़ी रुकावट खुद बानी PTI हैं? वो मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं क्या? देखिए, अगर तो हम ट्वीट्स की बात कर रहे हैं तो ये सवाल बड़ा अहम है। ये ट्वीट्स कर कौन रहा है? क्या वो खुद कर रहे हैं या उनके नाम पर कोई करता है? इसके बारे में PTI की जो क़यादत बाहर बैठी है उसको वजाहत एक दफ़ा कर देनी चाहिए, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जब भी कोई बात अच्छी होने लगती है तो इस किस्म के ट्वीट उस सारी की सारी एक्सरसाइज को फ़ारग कर देते हैं और फिर बानी PTI के अलावा जो भी पार्टी लीडरशिप है वो इस पोजीशन में नहीं रहती कि वो आगे जा सके या बात कर सके। इफ्तिखार साहब, बानी PTI के बिहाफ पर ही कोई इस मैंडेट के साथ कोई जिम्मेदार शख्सी करता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उससे डिस्टेंस नहीं किया है। मैं आज मुतालबा कर रहा हूँ ना, पहली दफ़ा ये मुतालबा किस जगह से हो रहा है कि क्या जो पार्टी है वो पब्लिकली ये बताना पसंद करेगी कि जो ट्वीट हैं ये कौन करता है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहते हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पॉपुलर जमात है, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हक़ाइक़ से हमें आगाह करे। और मैं एक शहरी के तौर पे ये हक़ रखता हूँ ये सवाल करने को कि ये ट्विटर जो हैंडल है कौन चला रहा है इसको। क्योंकि देखें, जब भी बात कोई अच्छी होने लगती है, अच्छी से मुराद ये डायलॉग की कोई बात होने लगती है, तो एक ऐसी ट्वीट आ जाती है वो सब सर कौन का क्या करना है, क्या कह रहे हैं ये देखें। बानी PTI जो कह रहे हैं वो बता रहे हैं। मेरा सवाल है हु इज
دیکھیں اتنا تو نہ کریں آپ عائشہ، کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹویٹر کیا ہوتا ہے اور ٹویٹر کا ہینڈل کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ٹویٹ استعمال کون کرتا ہے. میں تو سمپل سی بات کہہ رہا ہوں، آئی ایم آسکنگ دیم کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ ہمیں بتائیں یہ ٹویٹر کون استعمال کر رہا ہے. جیل سے استعمال ہو رہا ہے تو شاباش، مبارکباد کے مستحق ہیں جیل کے حکام بھی اور وہ لوگ بھی. جیل سے تو نہیں ہو رہا ہے. وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، روشنی آتی نہیں ہے. یہ ان لوگوں سے بھی سوال ہے. صاحب جیل سے نہیں ہو رہا، کلیئر کریں. جیمرز ہوتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا کہاں سے ہو رہا ہے. they have to admit it, they have to share with me. سر وہ تو دے رہے ہیں نا، وہ تو ان کا پیغام ہے، وہ اپنی کسی ملاقات کے بعد بھیج دیتے ہیں، وہ ٹویٹ ہو جاتا ہے. میں ان کی بات سر آنکھوں پہ، وہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، اتنی بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، میں تو پوچھ ہی نہیں رہا ان سے. نہ وہ مجھے جواب دے سکتے ہیں، نہ وہ میرا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹی وی کی سہولت نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں جو ان کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے کہ کیا حقیقت میں یہ ٹویٹر اکاؤنٹ وہ خود ہینڈل کر رہے ہیں یا وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کسی کاغذ پرچی پہ. اب یہ سوال ہے، وہ کاغذ پرچی جس پہ لکھ کے بھیجا جاتا ہے وہ آدمی کون ہے اور وہ یہ کیسے لکھا جاتا ہے. اب آپ کے سوال کا آخری حصہ، خود پی ٹی آئی کے جو مذاکرات میں رکاوٹ ہے، بالکل جی وہ رکاوٹ اس لیے ہے وہ پہ کارڈز بالکل صحیح کھیل رہے ہیں. کارڈ صحیح کھیل رہے ہیں. انہیں یقین کامل ہے کہ امریکی صدر کے حلف اٹھانے کے بعد جن زیادتیوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں ان پہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ڈبیٹ جنم لے گی. اور ٹرمپ کے 3 قریبی ساتھی واضح طور پہ کچھ ایسے مطالبات کریں گے، کچھ ایسا دباؤ ڈالیں گے جس کے تحت حکومت پاکستان ان کو رہا کر دے گی اور پھر آئندہ انتخابات کا ڈھول بجے گا اور پھر آئندہ انتخابات. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ جہاں وہ ذمہ داری رکھتے تھے قریباً کچھ سال پہلے کہ وہ انہیں حکومت سے نکالنے کے ذمہ دار ہیں، قریباً 3 سال بعد وہ انہیں جیل سے بھی نکالنے کی ذمہ داری کہ وہ بائیڈن اور تھا، یہ ٹرمپ اور ہے، وہ امریکی اور تھے، یہ امریکی اور ہیں. پالیسیوں کا فرق ہے. وہ بائیڈن تو ان کا مخالف ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ جیل میں ہے. یہ میں نے پڑھا ہے، کہیں بھی نہیں کہا سر. میں نے یہ ٹویٹر پہ پڑھا. آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ جو کب کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ اور امریکی غلامی نہ منظور، اب وہ ان باتوں کو کیسے آن کر رہے ہیں؟ بینگ لیڈر کم از کم وہ تو نہیں کر رہے. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں نا، ذمہ داری میری ہے، میں جو کہہ رہا ہوں. پر ٹرمپ نے نہیں کہا ابھی تک. میری ذمہ داری میری ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں. وہ کیسے، وہ کیوں یقین ہے ان کو، کیوں نہیں وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے، میں وجہ بتا رہا ہوں. کم از کم مجھے اتنا حق تو دے دو. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ آ جائیں گے دوبارہ واپس؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر آئیں گے، پھر یہاں پہ انتخابی عمل کا آغاز ہوگا اور وہ دوبارہ حکومت میں آئیں گے اور جو پروجیکٹ وہ نامکمل چھوڑ گئے ہیں ان پروجیکٹ کو دوبارہ مکمل کریں گے. یہ ہے وہ قوت، یہ ہے وہ طاقت، یہ ہے ان کے اندر وہ کمٹمنٹ ایک بھری ہوئی جس کی بنا پر وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ؟ بالکل میں سمجھ گئی. کسی کی بھی بات ماننے کو اس لیے راضی نہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا مستقبل بہت انشور ہے اور باہر سے کوئی آئے گا اور معاملات آسان ہو جائے گا. یہی بتایا آپ نے مجھے. باہر سے کوئی آئے گا نہیں، باہر سے سپورٹ آئے گا نہیں. مطلب آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ان کا جو ہے کے پی کے والا اس طرح کے کوئی آ جائے گا؟ سوری. حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ کیوں ہے؟ افتخار صاحب نے وجہ بتائی کہ وہی ہیں، مگر کیوں ہیں اگر ہیں تو؟ دیکھیں، دیانتداری کی بات ہے. باقی سارے کو میچو مین ہوں اس ملک میں تو میں نہیں جانتا. دیانتداری کی بات یہی ہے عائشہ کہ بانی پی ٹی آئی جس طرح کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور مسلسل ایک طویل عرصے سے جیسے حالات سے دو چار ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ہو تو وہ اپنا توازن 100% برقرار نہیں رکھ سکے گا. اینگر ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، اگریشن ہے اس کے مزاج میں. فاسٹ بولر. اچھا، اس بات کا سمجھنا اور اس کا مارجن دینا بہت ضروری ہے اور اس بات کی رسپیکٹ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اسی مزاج نے اس قوم کو 77 سال میں واحد ورلڈ کپ دیا،
मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, लेकिन कौम के लिए ये बहुत बड़ा खिलौना था। अच्छा, सीरीज ऑफ कैंसर हॉस्पिटल्स, मेरे सामने इसकी मुखालफत हुई कि कैंसर हॉस्पिटल वायबल नहीं, इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स ने ये बात की। इनका वो एक कज़न था कोई इमरान खान का, पता नहीं बरकी या ये वो, अच्छा सबको पता है। तो इसी मिजाज ने वीराने में नमल यूनिवर्सिटी और तीसरी ताकतवर तरीन मकबूल तरीन पार्टी दी। मेरे बारे में मजीद निजामी साहब ने लिखा है, इट्स ऑन रिकॉर्ड, कि ये आदमी तीसरी कुव्वत के लिए ये मिसालियत पसंद है, मतलब ये आइडियलिस्ट है। बाद में मैं उनको छेड़ा करता था कि उन सुनाओ। अच्छा, हुकूमत को ज्यादा तहम्मुल, सब्र, जब्त, बर्दाश्त और बुर्दबारी का, चूंकि गवर्नमेंट हैज एन एज, तो वो थोड़ा अगर उनको लिखना भी पड़ता है। मसलन आज मैंने ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट देखा है, आज या कल, बहुत खूबसूरत लगा मुझे, आई अप्रिशिएट इट अ लॉट। तो बातों को समझें। अगर आपके नज़दीक ये मुल्क और इस मुल्क के जो पसमानदा अवाम, अगर ये किसी कोई इनका कोई आगा पीछा है, तो हुकूमत ज़ाहिर ताकतवर आदमी जो है या जो बंदा बेहतर पोजीशन में हो, ताकतवर तो ये है ही नहीं, फेक्स हैं सारे, तो वो ज़रा आप बर्दाश्त करो। लुक एट हिज फ्रस्ट्रेशन, अ मैन हु हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच फॉर दिस कंट्री, जिसका दूसरा कोई बंदा नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। एक नाम लो, वो जब इस तरह बेबसी के जी बिजली नहीं, फलां नहीं, झूठ है सच है मुझे नहीं पता, तो वो नॉर्मल नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड, जिसको साइकोलॉजी की ABC भी आती है, आपको आपके घर के बेडरूम में लॉक कर दिया जाए तो मैं साल बाद पूछूंगा। तो इस तरह की बातें ना करो। मैंने देखा हुआ है ये सब कुछ, इस लेवल पे नहीं, लेकिन इट इज माइंड बॉगलिंग। तो होश करें। हसन निसार साहब, अगर वो बैलेंस नहीं है, वो एक मिनट उसके जो लोग, एक मिनट यार, लेट मी कंप्लीट। जी कीजिए। उसके जो लोग बात कर रहे हैं मकालमे की, उनको बुलाएं, अपना कोई रिलायबल को, जो भी उनको बेहतर लगता है। अच्छा, वो जैसे ये पता नहीं क्या है, वो चादर वाले होते हैं, पता नहीं मुझे आजकल नाम भूल जाते हैं, उनको भेज दें उसके पास कि यार आप बताओ, ये कंफ्यूजन फैलाया अचकज़ई साहब जैसे। इवन मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नत अल्लाह कर लें कि जी आप बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, आप लोग जाओ, एक बात और आप लोग जाके बात करो, उसका माइंड तो पता चले। हमें तो पता ही नहीं चलता, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हसन निसार साहब, उन्हीं की जमात के लोग आके बाहर बात कर रहे हैं, उनकी अहलिया करती हैं, उनकी बहन करती हैं, वो खुद अपना सोशल मीडिया पे पैगाम देते हैं। सेकंड टियर लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर हैं जो चेयरमैन, इतने सब लोग हैं, कोई तो उनके भरोसे का होगा। वो इधर कोई बात कहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं, चले अगर वो बैलेंस भी नहीं है। आयशा, जी आपकी तकरीर दिलपजीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें क्या हर्ज है जो मैं कह रहा हूं? कोई हर्ज नहीं है। अपने 2-3 संजीदा लोगों, ओ भाई बात सुनो, अयाज सादक है मसलन, वो इसका क्लास फेलो, स्कूल फेलो रहा है एचसन में, फजलुर रहमान साहब के साथ उनका नॉर्मलाइज। सर, हुकूमत एक ही तो मुतालबा कर रही है, वो कह रही है हम आपसे बात करने को तैयार हैं, मगर हमें ये यकीन दें कि जो बात तय करेंगे उस पर बानी खड़े होंगे। यकीन ही का तो मामला है, वो उस बदएतमादी की बात है जो खुद बानी पीटीआई ने क्रिएट की है अपने सियासी साथियों के साथ। इस मुल्क के 3 मोतबर मुअज़्ज़ज़ बंदे आके कह दें कि ये बात हुई है, पता लग जाए। कंफ्यूजन आप भी हो, उनकी जमात में कोई भी मुअज़्ज़ज़ बंदा नहीं है, मैं भी हूं, जिसको भरोसा करें वो या बाकी लोग। मैं एक बात आखिर में गलत बात है, गलत बात है हसन, मैं गलत कह रही हैं आप। हसन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आखिर में कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है सिविल नाफरमानी का जो नारा है। अब सिविल नाफरमानी होने के बाद वो मुमकिन है फैसला बदल है, ये पॉसिबल है। ठीक है। ज़ैगम साहब, पीटीआई की सेकंड टियर लीडरशिप है, वो जेल में नहीं है, वो ऐवानों में है, मुलाकातों में है, मिलती जुलती है, दरबारों, जलसों, गली मोहल्लों, हर जगह वो मारूफ से वाकिफ़ है, ग्राउंड रियलिटी को आप भरपूर इदराक रख रही है, उनको समझ आ रही है, कबूलियत मिलना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। क्या जेल में बैठे बानी पीटीआई को सही सूरत हाल का इदराक नहीं हो रहा है? एक तो हसन साहब ने भी एंगल रख दिया कि उन तक दुरुस्त बात ना पहुंचती हो, तो क्या पूरी जमात में कोई ऐसा नहीं जो उन तक दुरुस्त बात पहुंचाए, या उसके जरिए वो बात को आगे पहुंचा के खुद कुछ खामोशी इख्तियार कर पाए? मेरा ख्याल है कि पीटीआई जो है वो
فریم ورک جو مذاکرات کا ہوتا ہے اس سے بہت فیملیئر نہیں ہے. خاص طور پہ عمران خان وہ مذاکرات والے آدمی نہیں ہیں, وہ کھیلوں والے آدمی ہیں, وہ ہار اور جیت والے آدمی ہیں, وہ فلانتھراپسٹ بھی ہیں. لیکن سیاستدان کا جو بنیادی کام ہوتا ہے, جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے, وہ مذاکرات کے ذریعے سخت سے سخت مشکل سے مشکل حالات میں راستہ نکالنا ہوتا ہے. آپ ذرا اس وقت کو سوچئے جب پاکستان نے ایک جنگ ہاری تھی. پاکستان کے 90,000 قیدی دشمن کی قید میں تھے. پاکستان کا ایک سیاستدان گیا تھا اور اس نے شملہ معاہدہ کیا تھا. آج کسی بھارتی سے پوچھئے کہ شملہ معاہدہ کس کے فیور میں تھا. کسی بھارتی بڑے سے بڑے دانشور سے پوچھئے, وہ آپ کو بتائیں گا کہ پاکستان نے مذاکرات کی ٹیبل پہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی. سیاستدان نے کیا تھا. چین کے ساتھ جو پاکستان نے بارڈر ڈسپیوٹ ہمیشہ کے لیے حل کیا تھا, دوستی کی بنیاد رکھی تھی, ایک صفحے کا ڈاکومنٹ ہے, ذرا پڑھ کر دیکھیے کتنا بریلینٹ ڈاکومنٹ ہے. پاکستان کے ایک سیاستدان نے بنایا تھا. پاکستان کا آئین بھی پاکستان کے سیاستدانوں نے مذاکرات کے ذریعے بنایا تھا. 18ویں ترمیم بھی مذاکرات کے ذریعے بنائی تھی. سیاست کا کام ہی یہی ہوتا ہے, سیاستدانوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے. مجھے معلوم نہیں اس جنریشن سیاستدانوں کی, اس جنریشن کو اس وقت کیا ہو گیا ہے. آپ خالی سے یہ دیکھ لیجئے کہ مذاکرات ہوتے کیا ہیں, کس بلا کو کہتے ہیں. تو مذاکرات کی طرف تو پہلا قدم ہی نہیں اٹھ رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے مذاکرات کیا ہوتے ہیں, یا یہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے. مذاکرات شروع ہوتے ہیں ٹرسٹ بلڈنگ سے اور کمیونیکیشن کا فریم ورک بنانے سے. یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف کوئی لچک ہی نہیں دکھا رہے. اب آپ دیکھیے وہ بندوق کی نشست پہ رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو جن سے وہ کہتا ہے مذاکرات کرنے ہیں. پہلے طاقتور لوگوں سے مذاکرات کرنے تھے تو انہیں بندوق کی نشست پہ رکھا ہوا تھا. اب سیاستدانوں سے, مخالف جماعت سے بات کرنی ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے, اور پھر بات بھی کرنی ہے. مکس سگنلز آ رہے ہیں. عمران خان کمیٹی بناتے ہیں تو اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں. سیاستدان جو دوسرے لیول کے, سیکنڈ ٹیئر کے جو پالیٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی تو شامت آئی ہوئی ہے, ان کے ہاتھوں بھی, ان کی بہن کے ہاتھوں بھی, بیگم صاحبہ کے بھی ہاتھوں سے. ان پر ہی ٹرسٹ نہیں ہے تو مخالفوں پہ کیا ٹرسٹ ہوگا, ان سے کیا بات ہوگی. پھر اگلی بات کیا ہوتی ہے کہ گراؤنڈ رولز آپ بنائیں, تھوڑا احترام دکھائیں اور بتائیں کہ آپ پہ آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور نان نیگوشیبلز کو رکھیں کہ ان چیزوں پہ بات نہیں ہو سکتی. اب پی ٹی آئی یہاں سے شروع کر رہی ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے, سب سے پہلے وہ ٹیبل پہ رکھ رہی ہے نان نیگوشیبلز, ریڈ لائنز, اور کہتی ہے ان ریڈ لائنز پر ہی بات ہوگی, اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی. کچھ کہتے ہیں نہیں اوپن ہے, کچھ کہتے ہیں یہ شرطیں ہیں ہماری, کچھ کہتے ہیں نہیں یہ مذاکرات کے موضوع ہیں, ان پر مذاکرات ہوں گے. تو پھر آپ کامن گراؤنڈ کہاں سے لائیں گے؟ اب جو مخالف سائیڈ ہے وہ تو ان ریڈ لائنز پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی. وہ اس وقت پوزیشن آف ویکنس میں نہیں ہے, وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے, اور وہ اس وقت رگڑا لگانا چاہتی ہے. ان کو خدا نے موقع دیا ہے, اپنے سے زیادہ بڑی تگڑی پارٹی ہے, ان کو انتخابی میدان میں ہرا نہیں سکتے, جلسوں میں ان کو نیچا دکھا نہیں سکتے, لوگوں کو اپنی طرف لا نہیں سکتے. واحد ان کے پاس چانس یہ ہے کہ رگڑا لگا دو, اس کو رگڑا لگنے کا موقع ملا ہوا ہے, اور وہ موقع پی ٹی آئی ان کو زیادہ سے زیادہ دیتی چلی جا رہی ہے. تو جب تک آپ تھوڑا سا ٹھنڈے نہیں پڑیں گے, اعتماد اسٹیبلش نہیں کریں گے, یہ حملے کرنا بند نہیں کریں گے, اپنی لینگویج چینج نہیں کریں گے, کول ڈاؤن نہیں کریں گے, ٹرسٹ بلڈ نہیں کریں گے, تو پھر آپ اکٹھے کیسے بیٹھیں گے؟ گراؤنڈ رولز کیسے طے کریں گے؟ آپ کیسے کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جس پر آپ اکٹھے ہیں؟ کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں گے تو اس کے بعد حل کی طرف جائیں گے نا. بانی پی ٹی آئی کو اس پوری پولیٹیکل لاٹ سے جو ان کی مخالف ہے اس کے ساتھ کوئی کامن گراؤنڈ چاہیے بھی, انہیں بات بھی کرنی ہے آپ کی رائے میں, یا بالکل بھی نہیں؟ اس وقت عمران خان کو ہی کامن گراؤنڈ چاہیے, اس وقت پی ٹی آئی ہی کو کامن گراؤنڈ چاہیے. سر یہ ہمیں تو باہر سے لگ رہا ہے کہ چاہیے, مگر کیا جیل میں بیٹھے بانی پی ٹی آئی یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونا, یا ان کے ساتھ جو ان کی 22 سال کا نظریہ ہے وہ سمجھیں کہ اس کو نقصان نہ پہنچے, میں اس کے ساتھ بھی سٹینڈ آؤٹ کروں؟
देखिए कौन सा नजरिया, एक तो नजरिए सबको पे चोर, कंप्रोमाइज डाकू, करने की करप्ट बात कहने नहीं है। मुझे नजरिए पॉलिसी पर एक फर्क बता, देखिए मुझे नजरिए और पॉलिसी पे एक फर्क बता दीजिए इन तीनों जमातों में। चलें ठीक है फिर, वो कहते हैं कि मैं क्लीन हूं, ये करप्ट है, इसके अलावा ये तो पॉलिसी नहीं, ये तो कोई नजरिया नहीं है। दुरुस्त हो गया। ये तो एक नैरेटिव है, उनके पास नैरेटिव जरूर है, किसी के पास कोई नजरिया नहीं है। कोई नजरिया इस वक्त जो जरूरत है वो इमरान खान की और पीटीआई की है। ठीक है, जिस वक्त मुस्लिम लीग की जरूरत थी तो उन्होंने लाइंस एस्टैब्लिश कर ली थी, उन्हें रास्ता बना लिया उन्होंने था। एस्टैब्लिशमेंट से भी बात कर ली थी, पीपल्स पार्टी से भी बात कर ली थी। पॉलिटिकल डायलॉग इस वक्त भी सबकी जरूरत है, मगर रुकावट बहुत दिख रही है। शहजाद इस वक्त इनकी कॉमन ग्राउंड की जरूरत है, इनकी जरूरत है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि जेल से बाहर जो पीटीआई की लीडरशिप है वो मुज़ाकरात की ख़्वाह है, और क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि जब तक बानी पीटीआई अंदर है उनकी हैसियत है, अगर वो बाहर हो तो उनकी हैसियत ना हो। या बानी पीटीआई खुद नहीं समझ रहे कि उनको जरूरत है मुज़ाकरात की, इसलिए रुकावट देखिए, बन। 5 फरीक हैं जी, 5 फरीक हैं मुज़ाकरात के, और इन 5 फरीकों को 2 ग्रुपों में आप बांट सकते हैं आसानी के साथ। एक फरीक या एक ग्रुप वो है जो कि स्टेटस को का हामी है, और एक ग्रुप वो है जो कि एंटी स्टेटस को है। स्टेटस को क्या है? स्टेटस को ये है कि निज़ाम जैसा है ऐसा ही चलता रहे, इलेक्शंस 5 साल के बाद हों, सियासी इस्तेहकाम जो कि वो मांगते हैं या जो चाहते हैं, वो उसका मतलब है कि कोई किसी किस्म का रौला रप्पा ना पड़े सियासी लेवल के ऊपर, आपस में बातचीत करके मुका करके चुप कर जाएं, जहाँ जहाँ बैठे हैं उधर ही बैठे रहें, और इससे शायद मईशत को मौका मिले दोबारा से स्ट्रांग मजबूत होने का। ये है स्टेटस को, जो कि चाहते हैं कि इसी तरीके से मामला चलते रहें। अब हुकूमत भी क्या चाहेगी? मिसाल के तौर पे हुकूमत भी चाहेगी कि बिल्कुल ऐसा ही हो, वो तो चाहते हैं कि ऐसे ही रहे मामला, उनकी हुकूमत 5 साल तक कायम रहे, वक्त पे इलेक्शंस हो वगैरह वगैरह। एंटी स्टेटस को वाले कौन हैं और वो क्या चाहते हैं? एंटी स्टेटस को वाले 2-3 चीज़ें, वो कहते हैं कि हुकूमत ख़त्म हो जाए, इलेक्शन जल्द अनाउंस कर दिए जाएं, और किसी तरीके से बानी पीटीआई जो है इनको रिहा कर दिया जाए। ये सब नहीं चाहेंगे, लेकिन उनमें से बानी पीटीआई कम से कम जरूर चाहेंगे। अब इंटरेस्टिंग शायद आपको हमारे सुनने वालों को ये हो कि मेरी नज़र के अंदर एंटी स्टेटस को कौन कौन है? एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक बानी पीटीआई। आपने कहा ना कि क्या रुकावट है? रुकावट क्योंकि ज्यादा जो ग्रोह है, और इसमें मैं पीटीआई और बानी पीटीआई में फर्क कर रहा हूं। पीटीआई चाहती है कि मुज़ाकरात हों, सिवाय उन 2-4 आवाजों के जो कि मिल के आते हैं, और उनकी मजबूरी होती है कि वो कोई ऐसी बात करें जिससे कि वो किसी हमले का तासुर दें। पीटीआई चाहती है कि मामले को अब आगे लेके चला जाए। बैरिस्टर गौहर ने बहुत मर्तबा ये कह दिया। वो भी ये चाहते हैं, वो जो कि कहते हैं कि मामला ऐसे ही चलते रहे। उन्हीं के लिए तो सब कुछ हम कर रहे हैं कि मईशत भी मजबूत हो, सियासी इस्तेहकाम भी मैसर आ जाए, जो कि बुनियादी वक्त है, बुनियादी ज़रूरियात है निज़ाम की। हुकूमत भी चाहती है कि इस तरफ लेके जाए मामले को, और ये चाहे। लेकिन जहाँ पर बानी पीटीआई की आज़ादी की बात आ जाती है कि उसको छोड़ दिया जाए, और बानी पीटीआई ये खुद से चाहता है, तो फिर उस वक्त आके हुकूमत के हाथ बंद जाते हैं, और वो अपने आप को इस तरह ब्लेटेंटली नेकेड नहीं करना चाहती सबके आगे कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम तो आपको ये दे ही नहीं सकते। दूसरा, खराब भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, रौला पड़ा रहे कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है नहीं है, वो देखिए उनकी जुबान कैसी है, वो कैसी बात करते हैं। तो ये 2 बड़ी क्लियर और जिसे कहते हैं ना कि ये इनको एक रिकनसाइल नहीं किया जा सकता इन चीजों को, और जब ये इररिकनसाइलेबल हो गई हैं तो इसलिए आपस के मुज़ाकरात के अंदर कोई आपको चीज मुयसर नहीं आती। अब सियासी निज़ाम को क्या चाहिए था कि इस सारे जमगट्टे में से, इस सारे मसले में से कोई ऐसा एक रूल्स ऑफ द गेम बनाते हैं, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं, कोई और नया डिजाइन करते हैं जिसमें कि सियासी मामलात, इलेक्शंस, ये जो चीजें हैं इनके लिए आसानी के साथ आगे। लेकिन वहां तक कोई जाता नहीं है, क्योंकि साथ 2 चीजें और लगी हुई हैं, जिसमें अब अचकज़ई साहब भी और बाकी भी लोग कह रहे हैं कि भाई फटाफट हुकूमत खत्म करो और नए इलेक्शन की तरफ जाओ। अब तो मुझे जब इफ्तिखार साहब ने ये कह दिया ना कि ट्रंप के आने के बाद ये चांसेस हैं कि इस तरह हो जाए, अब मैं इस बात के ऊपर जरा ज्यादा सीरियसली सोचना शुरू हो गया कि शायद इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वाकई में कोई ऐसी तब्दीली की तरफ कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आपका वो जो है, जो निज़ाम के बानी हैं, जो निज़ाम बजाते खुद, जो कि हुकूमत जो है इस वक्त मिसाल के तौर पे, और शायद एक आध और, जिस तरीके से मैंने कहा पीटीआई वाले कभी इधर चले जाएंगे, नॉट बानी पीटीआई वाले कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर जहां फायदा होगा। लेकिन ये लोग गालिबन उसके ऊपर एफर्ट वो नहीं लगा रहे जो लगानी चाहिए। यही मौका है मुज़ाकरात का, मुज़ाकरात में कमिटमेंट करके अपने लिए सियासी एक नक्शा शहजाद चौधरी साहब, क्या बानी पीटीआई मुज़ाकरात चाहते हैं और इन मुज़ाकरात के लिए वो अपनी टीम को मैंडेट दे के खुद कुछ खामोशी इख्तियार कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोक सकते हैं?
بانی پی ٹی آئی کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور میں جیل میں بیٹھا رہ جاؤں گا. چلیں اس کے نزدیک صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ایک ہی چیز ہے اس ٹرسٹ کے نہیں نزدیک کر رہے وہ کہ اپنے میں باہر کیسے بیٹھے نکلوں گا. لیڈرز یہ تو کو. سارے مذاکرات کر کے معاملات آگے چلا لیں گے. میرا درست خیال ہے ہوگا. جو آپ کا سوال ہے نا کہ کس کی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہے, ہونے چاہیے, حکومت کی وجہ سے بھی نہیں ہو پا رہے, بالکل درست. یہ سب کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے. پاکستان ٹھیک ہو پیپلز گیا. پارٹی بھی چاہتی ہے کہ حکومت خراب ہو اور پھر کوئی چینج آ جائے ان ہاؤس قسم کی, درست. وہ بھی یہ چاہتے ہیں. اس ٹھیک. لیے میں ان کو اینٹی اسٹیٹس کو کہتا ہوں. ٹھیک ہو تو گیا. اس لیے یہ سب کے سب ان کی نیتیں اتنی خالص آپ کو نظر نہیں آتی, اس وجہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے. ورنہ گین کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے نظام کے لیے اور ہمارے سیاسی نظام کے درست ہوگی جی. پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے وہ سب کی ضرورت ہے اور اعتماد سازی کے لیے اقدامات بھی دونوں جانب سے کرنا ہوں گے, لیکن یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہر ایک کو اپنے کھودے گڑھے خود ہی پر کرنا ہوں گے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے یونان میں ہوئے کشتی حادثے پہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یونان کے جزیرے کریٹ میں ایک بار پھر تارکین وطن سمندر کی بے رحم لہروں کا شکار بن گئے. پسماندہ ممالک سے چوری چھپے نکل کر یورپ کے سنہری خواب سجانے والے تارکین وطن کی 3 کشتیاں سمندر میں ڈوب گئیں. حادثے میں متعدد لوگ جان سے گئے, کچھ ریسکیو ہوئے اور بہت سے تاحال لاپتہ ہیں. ایتھنز میں پاکستانی ایمبیسی نے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ حکومت پاکستان کو بھجوا دی ہے. اس رپورٹ کے مطابق کشتیوں میں کل 87 پاکستانی شہری موجود تھے, جن میں سے 36 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا گیا ہے, جبکہ 5 پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں. یونان میں پاکستانی سفیر کے مطابق اس کشتی حادثے میں درجنوں پاکستانی اب بھی لاپتہ ہیں, جن کی بچنے کی امیدیں کم ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ضرورت ہے. مستقبل میں ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو واقعے کی انکوائری رپورٹ جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں. جون 2023 قریباً 18 مہینے پہلے بھی یونان کشتی حادثے میں قریباً 300 پاکستانی جاں بحق ہوئے, جس میں سے اکثریت کو ڈیڈ باڈیز ہی نہ مل سکیں. اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہی تھے, جن کی ہدایت پر 19 جون 2023 کو ملک بھر میں یوم سوگ منایا گیا. اس وقت بھی وزیر اعظم نے حادثے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی تھی. مگر آج 1.5 سال بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. نیا حادثہ, نئی ہلاکتیں, نئی تحقیقاتی کمیٹیاں اور رپورٹس, مگر نتائج وہی پرانے. سوچنے کا مقام تو یہ ہے کہ کیا صرف سوگ کا اعلان کرنے سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر سال اس طرح کے واقعات تسلسل کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ یورپ جانے کے خواہش مند ایسے افراد کا تعلق ان ممالک سے ہوتا ہے جہاں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم, بے روزگاری, صحت, تعلیم اور کرپشن جیسے مسائل موجود ہیں. ان حالات میں ان ممالک کے بے بس شہریوں کو اپنا اور خاندان کا مستقبل یورپ کے خوشحال معاشروں میں ہی نظر آتا ہے. اگر پاکستان سمیت ان ممالک کے شہریوں کو اپنے ہی ملک میں معاشی اور سماجی انصاف مل رہا ہو تو کون شخص ایسا ہوگا جو اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر یورپ جانے کے لیے موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے؟ مگر اہم سوال یہ بھی ہے کہ لاکھوں روپے لگا کر غیر قانونی طریقے سے یورپ جا کر آڈ جابز کرنے والے افراد اپنے ہی ملک میں محنت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال کہ شہریوں کو ورغلا کر لاکھوں روپے وصول کر کے موت بانٹنے والے انسانی اسمگلرز کیا ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں جو قابو میں نہیں آ رہے؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. سوال اس طرح سے: یونان کشتی حادثہ, 5 پاکستانی جاں بحق, 40 لاپتہ. جون 2023 298 پاکستانی جاں بحق. اظہار افسوس اور مذمتی بیانات کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ. بڑا ذمہ دار کون؟ ریاست, انسانی اسمگلر, سماجی ناانصافی, معاشرتی رویے یا پھر غربت؟ شہزاد چودھری صاحب, ہمارے ایشو بدلتے, مسائل بھی نہیں بدلتے اور شاید کوشش بھی نہیں ہوتی ہماری طرف سے. 18 مہینے بعد وہی معاملہ اسی, اور اس کے درمیان بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے. ایسا نہیں کہ واقعات رک گئے, یہ تو ایک بڑا معاملہ سامنے آ گیا. کہاں ذمہ داری ڈالی جائے؟ کس کو کہا جائے؟ کس کو پوچھا جائے؟ عائشہ 5 کشتیاں تھیں. مجھے جو میں نے رپورٹس فالو کی ہیں اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کشتی میں 80 کے قریب لوگ سوار ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ 4 کشتیاں ایسی تھیں جو پار کر گئیں یا جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئیں. یہ جو 4 کشتیاں پہنچی ہیں نا, ان کی وجہ سے یہ بار بار ہوا جاتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. یہ تو خیر ہو گیا کہ یہ ایک کیا وجہ ہے کہ بارہا ہمیں اس تجربے سے گزرنا پڑتا ہے. دوسری چیز, آپ نے جو 4-5 نکات بتائے کہ کون ذمہ دار ہے, یہ سب ہی ذمہ دار ہیں. یعنی وجہ یہ کہ ریاست ان سمگلروں کو نہیں روک پائی جو کہ انسانی سمگلنگ کرتے ہیں, اور اب بھی کہتے ہیں کہ ٹھوس اقدامات کریں گے. جب بھی کوئی وزیر اعظم ملک کا یہ کہتا ہے کہ ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کون کرے گا؟ کہ وزیر اعظم بھی کسی اور سے کہہ رہا ہے کہ ٹھوس اقدامات کرو. لیکن مجھے کچھ سمجھ آتی ہے آگے وجہ کیا ہے
इंसानी स्मगलर्स इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं कि उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। उनके ताने बाने पॉलिटिकल फैमिलीज के साथ जाके मिलते हैं, और इतनी मजबूत पॉलिटिकल फैमिलीज के साथ मिलते हैं कि आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। आपने इंटीरियर मिनिस्टर का जिक्र किया कि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं ना कि जो क्रैक करना है कोड को, वो ये करना है कि इन जो खानदान है जो ये कामों में जो मुलव्वस हैं। तीसरा गुर्बत है, और वो ख्वाब हैं जो कि हर आज का नौजवान देखता है। ये मुल्क, हमारी रियासत, हमारा निज़ाम, हमारी जो पूरे का 77 साल की हमारा सफ़र है, ये वो ख्वाब पूरे नहीं कर सका। इस ख्वाबों को हासिल करने के लिए ये लोग बाहर जाते हैं। हम आज वो कुछ जो कि दुनिया बाहर के मुल्कों में एक जिसको कि फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, गिवन है कि ऐसा होगा, निज़ाम होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, हमारे मुल्क में वो चीज़ नहीं होती। और ये लोग जो कि आज के सोशल मीडिया के थ्रू और दुनिया की जो मुख्तलिफ एवेन्यूज़ हैं उसके थ्रू इतने अवेयर हैं, इतने इन्फॉर्म्ड हैं, वो देखते हैं कि मैं किन हालात में रह रहा हूँ और बाहर क्या हो रहा है, इसलिए मजबूर हो जाते हैं। ज़मीनें बेच के लोग जाते हैं उन ख्वाबों को खरीदने और हासिल करने, जिसके लिए फिर उनको अपनी सारी जिंदगियों से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। शायद इसका जो बुनियाद है, जो हल है, वो इससे शुरू होना चाहिए कि रियासत को अपना अमल करना चाहिए इंसानी स्मगलरों के खिलाफ। उसके बाद फिर कोशिश हम दोबारा साथ ही साथ करें कि अपने मुल्क में भी कुछ ऐसे हालात करें जहां पर इन बेचारों की कोई ना कोई रोजी रोटी तो हो ही जाती है, लेकिन जो ख्वाब होते हैं उन ख्वाबों को कब अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। ये जो हमने पहले हिस्से में सवाल किए अपनी सियासी पार्टियों के बारे में, उसके अंदर इन लोगों के ख्वाबों का कोई जिक्र है कहीं पे? कहीं पे भी नहीं। ये जो 5 फरीक मैं बोलूं या 7 बोलूं या 10 बोलूं, जितने भी इस वक्त लड़ रहे हैं आपस में, वो अपने इक़्तिदार की खातिर लड़ रहे हैं। कोई कहता है मुझे जेल से बाहर निकालो, वज़ीर आज़म बना दो, कोई कहता है मैं वज़ीर आज़म हूं, मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। लेकिन ये जो लोग जो कि अपनी जानें दे के ये बारहा हमारे ज़मीरों के ऊपर उनको झंझोड़ रहे हैं कि हमारे बारे में कौन गुफ्तगू कर रहा है, हमारे बारे में कौन बात कर रहा है, नहीं कोई करता तो फिर ये कश्तियों पर बैठ जाते हैं, चाहे उसमें जान ही चली जाए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तानियों की, मैं जहां बैठा हूं आज किसी शख्स से बात हो रही थी, ड्राइवर है बेचारा यहाँ पे, वो भी उसी इलाके से, उसी जगह से मजबूर, और यही कहानी बार बार कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, बस यही कहे जो है, जो हम कर रहे हैं हम यही कुछ कर सकते हैं, जो हमारे साथ हो रहा है शायद यही हमारी डेस्टिनी है। अनफॉर्चुनेट है, हम बाहर बैठ के भी यही चीजें सुनते हैं उन लोगों से जो कि अपने मुल्क को छोड़ के सालों पहले आके यहाँ पर बसे हैं और इसी किस्म के काम कर रहे हैं जिसके अंदर के मेहनत तलब काम है, जिन्होंने बाकी मुल्कों को बना दिया लेकिन अपने मुल्क को नहीं बना पाए। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, इंसानी स्मगलर्स क्या ज़्यादा ताकतवर हो गए? जब हम आज इस रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे थे, पाकिस्तानी सफ़ीर की रिपोर्ट है जो मुल्क भेजी गई है, तो जो डंकी लगाकर यूरोप पहुंचने वाले हैं, पूरा एक सिस्टम है जो काम करता है इस नेटवर्क का। बजरिया दुबई से लीबिया पहुंचाना 5 लाख रुपए, लीबिया से यूरोप एंटर करवाना 5 लाख रुपए, यूरोप में एंटर करवाना 5 से 10 लाख रुपए। एक प्लान्ड नेक्सस काम कर रहा है, एक नेटवर्क है। हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने ज़रूरी हैं कि इससे बचा जाए, या ये ज़्यादा ताकतवर है इस वक्त हुकूमत और रियासत से? आयशा, आपने बात की एक्टर्स की और फैक्टर्स की। एक्टर्स में आपने बात की उन लोगों की जो ये मसाइल पैदा कर रहे हैं, जैसे इंसानी स्मगलरों के ये नेटवर्क, और आपने उसके साथ बात की रियासत की, यानी वो एक्टर्स जिन्होंने ये मसले हल करने हैं। बड़े बड़े नेटवर्क हैं, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स हैं, और ताने बाने यहाँ हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, सब उनको जानते हैं। 10-10 बार वो गिरफ्तार होते हैं, 10-10 बार वो रिहा होते हैं। पूरे ज़िले को पता है कि किसके पास जाएंगे तो वो डंकी लगवाएगा। हर सियासतदान को पता है, और ये उन ज़िलों में बैठे हुए हैं जहाँ पे हर ज़िले से 2-2 वज़ीर होते हैं। पाकिस्तान के सबसे खुशहाल तरक्की याफ्ता ज़िले, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावरफुल ज़िले, सबसे ज़्यादा सिविल सर्विस में रिप्रेजेंटेटिव ज़िले, शायद वहाँ हर 4-8 गांव से आपको एक एसपी एएसपी भी मिल जाएगा, थानेदारों को छोड़िए। तो किस तरीके से पाकिस्तान की अशराफिया ये सब कुछ अलाउ कर रही है, किस बेरहमी के साथ अपने ही लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपनी ज़ात के लोगों को, अपने गाँव के लोगों को, एक मुकम्मल आपको बेरहमी नज़र आती है उन लोगों के हाथ में जो मसला हल कर सकते हैं, जो उनके हाथ रोकने को तैयार नहीं है। और दहाइयाँ हो गई हैं, दुनिया वावेला करती है, दुनिया नाम लेती है कौन कौन मुलव्वस हैं, पकड़ कर आपको देती है, और यहाँ आते ही उनको छोड़ दिया जाता है। और उसके साथ दूसरी बात जो आपने की
वो थी फैक्टर्स की। देखिए फैक्टर्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं पुल फैक्टर्स कि किस तरीके से तरक्की याफ्ता मुल्क अपने तरफ खींचते हैं आपको, वो जो ख्वाबों की बात चौधरी साहब ने की। और उससे ज़्यादा अहम होते हैं पुश फैक्टर्स जो दूसरे आपने गिनवाए, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, तालीमी मौक़े का ना होना, करप्शन, बुरी गवर्नेंस, आज़ादियों का ना होना, वो चीज़ें जिनकी वजह से नौजवान नस्ल का दिल टूट जाता है, एलियनेट हो जाता है, वो रहना नहीं चाहता। वो चाहता है, उसके ज़हन में ख्वाब है कि कोई शायद दूसरा यूटोपिया मौजूद है, कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ उसके लिए मौक़े मौजूद हैं, तो वो वहाँ से निकलना चाहता है। उसको कुछ एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं, चंद अच्छी एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं, उनको वो फॉलो करना चाहता है। पिछले एक साल में 2023 में 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ कर गए, और ये लीगल लोगों की बात है। और जो बाहर लोग गए उन्होंने $31 बिलियन भेजे उस साल में। लेकिन $31 बिलियन हमें बहुत बड़े नज़र आते हैं क्योंकि हम कमाते ही इतना कम है। इससे 3 गुना 4 गुना यही लोग पाकिस्तान में बैठ के डॉलर कमा सकते हैं अगर हम अपनी इकानमी पर तवज्जो दें। सही। यही बैठकर वो इतनी एक्सपोर्ट्स बना सकते हैं अगर इस मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करें, अगर उनको यहीं पर मौके दें। सही। लेकिन कानूनी तो एक तरफ, ये जो गैर कानूनी है जिसमें ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, ज़रा आप देखिए कि इन ख़ानदानों की हालत ज़ार देखिए कि एक तो उनके बच्चे मर जाते हैं, ठीक, उसके साथ वो माशी तौर पे बर्बाद हो जाते हैं। सही हो गया। ज़मीनें और जेवर उन्होंने बेची होती, कितनी बड़ी तबाही का शिकार होते हैं। ठीक है, और मुल्क की जो तबाही आप उसको भी देखिए कि पाकिस्तान का जो रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है, पाकिस्तान का जो इमेज ख़राब हो रहा है। इनके साथ कौन लोग होते हैं? इनके साथ अक्सर वो लोग होते हैं जो फेल्ड स्टेट्स के लोग हैं, इनके साथ शाम के लोग होते हैं, इनके साथ लिबिया के लोग होते हैं, इनके साथ अफ्रीका के उन मुल्कों के लोग होते हैं जहां पे तबाही है, बर्बादी है, खाना जंगी है, कुछ नहीं है। दुरुस्त जैगम साहब। तो क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि पाकिस्तान के नौजवान भी उन फेल्ड स्टेट्स के साथ शामिल हो? तो हमें नौजवानों को एक नई डील देनी होगी। और क्या डील देने वाले भी ये बात समझ पा रहे हैं? ब्रेक की तरफ जाते हैं। बदकिस्मती है कि हल्फ लेकर हमारी जिम्मेदारी लेने वाली हमारे जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं है। ब्रेक से वापस आते हैं। हसन साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हसन निसार साहब, दुनिया की रियासतें अपने शहरियों को बुनियादी सहूलियात देती हैं, सेहत, तालीम, रोजगार, समाजी इंसाफ, फिर शहरी रिटर्न करते हैं, अपने कौम को, अपने मुल्क को सर्व करते हैं। यहाँ किससे सवाल करें? ना शहरियों को कुछ मिल रहा है, ना शहरी वापस कुछ दे रहे हैं। अच्छा आयशा, इंट्रो में आपका एक जुमला मुझे खा गया है। आपने बड़े भोलपन और मासूमियत से कहा, यहाँ काम क्यों नहीं करते, मेहनत से क्यों घबराते हैं, कोट अनकोट। ये आपने कहा जी, मेहनत से क्यों घबराते हैं। एक मैगजीन है इंग्लिश का, मुझे उसका नाम भूल गया, उसमें एक क्वेश्चन आंसर का एक पेज होता था। उसमें एक बार सवाल था, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन पाकिस्तान? द आंसर वाज टू फाइंड आउट अ जॉब। क्यों घबराते हैं? एक बात, मेरा एक शेर है, इस बहाने देखो मैं अपनी शायरी भी आपको सुना। क्या बात है। सबसे मुश्किल काम, सुनो, सबसे मुश्किल काम तो ये है, कैसे ढूंढें काम, गलियों में आवारा फिरते रहते हैं बदनाम। ये कौन जाता है मुल्क छोड़ के? कभी गए हो? मुझे नहीं पता आप में से कभी को गया कि नहीं। मेरी जिंदगी के मनूस तरीन दिन थे। 1 साल के अंदर अंदर मैंने मॉडल टाउन में घर बनाया था। आई वॉज अर्निंग सो मच, बट मेरी जिंदगी का बदतरीन पीरियड था। जियाउल हक की जेल काट के मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया एंड आई वाज अच्छा। अब जो बात आपने की है कि ये बड़ा जिम्मेदार कौन, बड़ा छोटा कोई नहीं, जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रियासत। क्योंकि बाकी जो कुछ आपने गिनवाया, इन सब की जिम्मेदारी तो रियासत, बल्कि उसको चलाने वाले के दावेदार और ठेकेदार नाम नेहाद सियासतदानों पे आयद होती है। बिल्कुल वैलिड। इन्हें कभी नुकसान नहीं हुआ, ये ग्रो करते जाते हैं, लोग सुकड़ते, जितना ये फैलते हैं लोग उतना सुकड़ते हैं। बिल्कुल सही। और ये अवाम को रियाया और रियासत को राजवाड़ा या अपनी कॉलोनी समझते हैं।
डोंट कंफ्यूज इश्यूज। कोई और जिम्मेदार नहीं, रियासत जिम्मेदार, ठीक है, वरना कोई छोड़ के जाता है घर। कोई नहीं। मैं इस उम्र में मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं मलेशिया और दुबई के दरमियान लड़खड़ा रहा हूं, और अपने लिए नहीं। आई डोंट वांट टू कीप माय फैमिली इन दिस कंट्री। लॉ एंड ऑर्डर भूल गए आप? मुझे तो कोई प्रॉब्लम। इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स। लोगों की तौहीन होती है, तस्लील। और ये रियासत तो अवाम को वो भी नहीं दे सकी जो मुफ्त मिलता है। एंड व्हाट इज दैट? इज्जत। जाओ कभी थाने में, आम कपड़े पहन के चेहरा ढांप के जाओ। इज्जत देना ही तो मुश्किल काम है। इज्जत दे देते तो सब कुछ ही दे देते, एक्सेप्ट ही कर लेते कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक अब है। आए ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये जुमला ठीक है। ठीक है। बाकी सारा अमीर रियासत में आसत, इफ्तिखार साहब, रियासत ऐसी होती है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अजवाड़ा है यहाँ तक का सफ़र इफ्तिखार साहब, 18 महीने पहले भी अफसोस, यौम सोग, तहकीकाती कमेटी ऐलानात, 18 महीने बाद फिर वहाँ खड़े हैं। इतना ही मुश्किल काम है इंसानी स्मगलर्स को रोकना? कहीं मौजूद हैं, वेल प्लान्ड हैं, लोग घर घर से पैसा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उसको कहीं पहुँचाते हैं, फिर लोगों को उठा के ले जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, सब कुछ होता है, पकड़ नहीं सकते हम इन्हें। मेरे तीनों दोस्तों ने सब मुजरमों की निशानदेही कर दी है, महज उनके नाम नहीं लिए और उनकी वल्दियत नहीं बताई, बाकी सब कुछ बता दिया। इसमें मैं कुछ इजाफा नहीं कर सकता। आप हमें बता दें। रियासत की नाकामी है, इसको मैं तस्लीम करता हूँ, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो यौम सोग की बात करने के बाद फिर दूसरे यौम सोग का इंतज़ार करते हैं। वाह। चलें जी, फिर गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। रियासत जिम्मेदार है उन तमाम रवैयों की जो मजबूर करती है कि जो अपना कानूनी हक छोड़कर गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं और ख़ुद गैर कानूनी बन जाते हैं किसी और जगह पहुंचकर। कितना तकलीफ दे होता होगा, रियासत और हुकूमत को सोचना ज़रूर चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।